Hello students, welcome to my YouTube channel. Student, today we will discuss about the metallurgy's next process and we will continue with general principle and process of isolation of element. And student, firstly we will revise what I did. Yesterday I taught you crushing. I taught you metallurgy and the process of metallurgy, extraction of metal. Then what was the first method? We did crushing. याद है आपको? क्रशिंग वाला मेथड किया था कि चूर चूर करना. सबसे पहले आप क्रश ही करोगे, कोई भी मेटल आपको मिलेगा आप क्रश करोगे. मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मैंने इसके बारे में पिछली वीडियो में सब कुछ बता रखा है. तो नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू कर रहे थे कंसंट्रेशन था वो मेथड, जिसमें से हमने हैंड पिकिंग कर लिया था ऑलरेडी, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लिया था स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी कर लिया था. तो स्टूडेंट हमारी जो दो मेथड बचे हुए थे जो हम आज करेंगे वो दो मेथड ये थे, फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग. और मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है जो है आपका वो फ्रॉथ फ्लोटेशन है. तो स्टूडेंट साथ ही हम इस वीडियो में नेक्स्ट यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल भी करेंगे. जो मेटल आपको कंसंट्रेशन के बाद मिलेगा वो कंप्लीटली प्योर नहीं होगा, ठीक है, वो आपका 60 या 70% प्योर होगा. जब आप उसकी एक्सट्रैक्शन करोगे ना, क्रूड मेटल यानी कि जो आपको यहां से मिला, मतलब कि ओर से गैंग को हटाने के बाद मिला, पूरी तरह से प्योर नहीं है, वहां उसको बोलेंगे हम क्रूड मेटल. क्रूड मेटल की हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है. उस एक्सट्रैक्शन में हम रोस्टिंग करेंगे और कैल्सिनेशन करेंगे. तो स्टूडेंट ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हमें 97% तक का प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है. जो मेटल यहाँ पर आपकी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं बीच में, तो उसकी हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं तो हमें 97% तक प्योर, बिल्कुल प्योर मेटल मिलेगा. तो देखो स्टूडेंट, हमने क्रशिंग कर लिया, कंसंट्रेशन कर लिया, एक्सट्रैक्शन आज हम पढ़ेंगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में. इधर हमने हैंड पिकिंग कर लिया था, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कर लिया था. चलिए अब हम चलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. तो स्टूडेंट्स चलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, जो कि यूज किया जाता है, यूज फॉर सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है ये, ठीक है. जैसे कि कॉपर का सल्फाइड हो गया, जिंक का सल्फाइड हो गया, आयरन का सल्फाइड हो गया, पीबी का. आज मैंने सुबह आपको सल्फाइड्स की और ये कुछ फोटोज भेजी थी, पिक्स भेजी थी कि उनको करो कि किसका ऑक्साइड कौन सा है, किसका बॉक्साइड है क्या नहीं. तो देखो फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो कॉपर का सल्फाइड होता है उसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंस. कॉपर ग्लैंस क्या बोलते हैं? कॉपर ग्लैंस, Cu2S, ठीक है. जो जिंक का होता है, जिंक का सल्फाइड, उसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड, ठीक है. ZnS इसका फॉर्मूला होता है. और नेक्स्ट जो आपका Fe का होता है उसको बोलते हैं आयरन पायराइड, ठीक है. इसका होता है आयरन पायराइड, FeS2. और जो आपका लेड का होता है उसको बोलते हैं गैलिना, जिसका फॉर्मूला होता है PbS. तो देखो स्टूडेंट्स, इनमें से जो ये है ना, जो ये आपको और मिले हुए हैं, इनमें से सल्फाइड इम्प्योरिटी को खत्म करने के लिए, इनमें से इस सल्फाइड नाम की इम्प्योरिटी को खत्म करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है. जिसके अंदर सल्फाइड नाम का ओर होगा, उस सल्फाइड नाम के ओर को खत्म करने के लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है. चलो आइए जानते हैं हम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है क्या. तो देखो स्टूडेंट, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होता क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, आपको अभी बताया मैंने कि सल्फेट की इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है. अब जो आपका सल्फाइड ओर होता है ना स्टूडेंट, ये वेट हो जाता है ऑयल के साथ, यानी ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है. और फिर ये फ्लोट करने लगता है वाटर के ऊपर, ठीक है. अब देखो किस ऑयल के साथ, किस तेल के साथ वह जो है फ्लोट होगा वो मैं बताऊंगी आपको. उससे पहले बता देती हूँ इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस का सेटअप कैसा होता है. तो देखिए आपके पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हमने डाल रखा है वाटर के साथ हमने डाल रखा है पाइन ऑयल, ठीक है. सुना है कभी पाइन ऑयल? चीड़ का तेल बोलते हैं जिसको, चीड़ का तेल. अब
पाइन ऑयल क्या होता है बेटा? चीड़ का तेल। सुना होगा आपने, चलो नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ। पाइन ऑयल होता है बेटा चीड़ का तेल। तो देखो पाइन ऑयल ही क्यों डाला है, हम कोई और ऑयल भी तो डाल सकते थे। तो इसके लिए एक वर्ड मतलब एक लाइन नोट कर लो, लाइन नोट करो कि जो ये पाइन ऑयल होता है ना, इसकी जो डेंसिटी होती है ना, इसकी डेंसिटी लो होती है। ठीक है, किसकी अपेक्षा? वाटर की अपेक्षा। ठीक है, पाइन ऑयल इसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होती है वाटर की अपेक्षा। अब आप ये कहेंगे कि सल्फर ही क्यों ऊपर तैर रहा है, ऊपर क्यों फ्लोट कर रहा है? सल्फर तो पानी में भी रह सकता था। तो एक चीज और नोट करना, नोट करने वाली चीज पे मैं स्लैश डाल रही हूँ। एक चीज और नोट करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि जो सल्फर है ना, सल्फर ऐसे डिनोट कर रही हूँ इसको, इसका साइज जो है ना वो बिग है। इसका साइज बिग है, इसलिए ये पुअर हाइड्रेशन देता है। इसलिए ये किसमें बड़े अच्छे से घुल जाएगा? पाइन ऑयल में ये अच्छे से घुल जाएगा। तो देखो सेटअप क्या है, आपने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर सल्फर और सल्फर नहीं, पहले आपने डाला उसमें वाटर जिसके अंदर आपका पाइन ऑयल भी है। अब आपने यहाँ से एयर कंप्रेस की और यहाँ से आपने जो अपना क्रश्ड ऑयल है वो क्रश्ड और है वो इसमें डाल दिया। तब जैसे ही तो आपने यहाँ से क्या किया, जो आपका क्रश्ड ओर है, आपको पता है कि पहले क्रश्ड करना पड़ता है। ठीक है, क्रश्ड ओर मान लो आपने क्या कर दिया, सबसे पहले कॉपर ग्लैंस का ही ले लेते हैं, Cu2S का आपने इसके अंदर डाल दिया, पोर कर दिया। ठीक है, पोर किया, पहले क्या था इसमें वाटर जिसके अंदर पाइन ऑयल था। तो जैसे ही आपने Cu2S डाला तो यहाँ से कंप्रेशन के माध्यम से यहाँ से एयर जाएगी। तो आपने कभी देखा है जब आप घर में पानी के अंदर सरफ घोलते हो तो हाथ से ऐसे हिलाते हो उसको तो झाग उठता है, देखा है ना। तो जैसे ही पानी के अंदर सरफ डाला, तो स्टूडेंट पानी के अंदर जैसे ही सरफ डाला, जैसे ही हाथ से ऐसे हिलाया तो उसके अंदर बुलबुले उठते हैं झाग के, देखे है ना। सेम एज इट इज Cu2S को आपने वाटर और पाइन ऑयल में जैसे ही डाला तो यहाँ से कंप्रेशन जाएगा, यहाँ से पैडल फूलेगा तो इसके अंदर कंपन सा होगा, एग्रीगेट होगा। ठीक है, तो जो पाउडर डाला आपने इसके अंदर, उसके अंदर इम्प्योरिटी भी थी, तो जैसे ये गया तो झाग बनेगा। ठीक है, किस चीज का झाग बनेगा? जो आपका कॉपर होगा ना। ठीक है, तो झाग किस चीज का बनेगा? झाग बनेगा जो आपका जो पाइन ऑयल है ना, उसकी डेंसिटी वाटर से हल्की है, यानी कि पानी तो नीचे ही रह जाएगा, लेकिन जो ऑयल है ना, अब देखो ऑयल जो है ना ये सल्फर को लेके, सल्फर का बिग साइज है, वो भी पानी को पसंद नहीं करता। ठीक है, वो पानी में रहना पसंद नहीं करेगा, वो किसके साथ जाना पसंद करेगा? वो पाइन ऑयल के साथ जाना पसंद करेगा। तो वो पाइन ऑयल के साथ जाकर पाइन ऑयल प्लस सल्फर यहाँ पर उठ जाएगा झाग बनके, झाग के बुलबुले बनके। हल्का है पाइन ऑयल, इसलिए स्टूडेंट्स पाइन ऑयल हल्का है इसलिए सल्फर उसके साथ ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, सल्फर और ऊपर उठ गया। यहाँ पर देखो फ्रोथ बबल्स, फ्रोथ होता है झाग, झाग के बुलबुले होंगे सल्फर के। ठीक है, सल्फर और पार्टिकल के वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे ऊपर। नीचे क्यों नहीं रहा सल्फर? इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो वाटर को पसंद नहीं करता, उसका साइज बड़ा है, इसलिए वो पाइन ऑयल के साथ ऊपर उठ जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा स्टूडेंट्स? नीचे बचेगी सिर्फ गैंग, इम्प्योरिटीज जो है आपकी वो नीचे बचेंगी। ये सेटअप है आपका। और पार्टी तो स्टूडेंट ये सेटअप है आपका, सिर्फ छोटा सा। क्या किया हमने, ध्यान से सुनना जरा, मैं सेटअप पे पॉज करती हूँ और आपको एक बार एक एक लाइन हिंदी में बताती हूँ, एक बार इंग्लिश में एक बार हिंदी में, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले फाइनली पाउडर और इज मिक्स्ड विद द वाटर एंड पाइन ऑयल। सबसे पहले हम जो हमने पाउडर और ले रखा है उसको वाटर में मिक्स करेंगे और पाइन ऑयल के अंदर डाल देंगे। मिक्सचर इज एग्रीगेटेड विद कंप्रेस्ड एयर। जो मिक्सचर है वो एग्रीगेट घुलेगा किसकी सहायता से? कंप्रेस्ड एयर की सहायता से। फिर क्या होगा? और पार्टिकल राइज टू द सरफेस अलोंग विद फ्रॉथ। जो और पार्टिकल हैं वो राइज करेंगे सरफेस पे। ठीक है, किसकी फॉर्म में? फ्रॉथ की, झाग की फॉर्म में। गैंग बीइंग वेटेड बाय वाटर रिमेनिंग इन वाटर बिलो द फॉर्म। फॉर्म के नीचे जो आपके गैंग पार्टिकल्स है वो सारे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सेटअप था आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन। देखो कितना इजी है इसकी सहायता से सल्फर नाम की इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए। तो देखो स्टूडेंट कितना इजी सेटअप था ये, कुछ नहीं करना। लास्ट टाइम फिर बता देती हूँ। एक सेटअप लिया हमने जिसमें वाटर और पाइन ऑयल था, उसके अंदर हमने Cu2S डाल दिया जो और था आपका, जो क्रश कर रखा था। कंप्रेस एयर से इसके अंदर कंप्रेशन एग्रीगेट किया। जैसे ही सल्फर नाम की इम्प्योरिटीज है वाटर में रहना पसंद नहीं करेंगी बड़े साइज के कारण, इसलिए वो पाइन ऑयल के साथ झाग बन के ऊपर उठ जाएंगी। जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी। ये सेटअप है स्टूडेंट्स।
ठीक है, तो ये इसको पॉज कर देती हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट हमारा लास्ट जो आपका इसका बचा, इस पोर्शन का जो कंसंट्रेशन वाले पोर्शन का लास्ट पोर्शन बचा वो है लीचिंग। लास्ट बचा आपका लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है बेटा निथारना। कभी अपनी मम्मी को कपड़े निथारते देखा आपने? निथारना मतलब जैसे झाग रह जाती है कपड़ों में, वो पानी में डिप कर करके ऐसे बाहर निकाल के निचोड़ देते हैं, निथारना समथिंग, तो उसी को लीचिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब मेटल, कब यूज किया जाता है इसको, जब मेटल, व्हेन मेटल इज मोर सोल्यूबल, व्हेन मेटल इज मोर सोल्यूबल एज कंपेयर टू इम्प्योरिटीज। देखो इस तरह के प्रोसेस को तब यूज किया जाता है जब आपका मेटल है ना, मेटल जिसको आपने निकालना है, जिसे आपको प्रिपेयर करना है, वो मोर सोल्यूबल हो, मतलब ज्यादा सोल्यूबल हो, किसकी अपेक्षा, एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी की अपेक्षा ये ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए। वहां पर हम लीचिंग को यूज करते हैं। ठीक है, लीचिंग में उसको यूज इसलिए करते हैं, ये ज्यादा सोल्यूबल होगा तो निकल जाएगा और ये नीचे ही बैठ जाएगा। तो देखो इस मेथड से हम सिल्वर को, गोल्ड को, एल्यूमिनियम को और लो ग्रेड कॉपर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसका लीचिंग, अगर मान लो मैं लीचिंग की बात करती हूँ, लीचिंग अगर AU या AG की करते हैं हम, सपोज करो, तो इसके अंदर सबसे पहले डिसोल्यूशन, डिसॉल्व ही तो होगा। मैंने अभी बोला कि मेटल मोर सोल्यूबल होना चाहिए, तो पहला स्टेप डिसोल्यूशन यानी डिसॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैंने मेटल जो ये आपका सिल्वर है, इसका सल्फाइड ले लिया Ag2S। ठीक है, सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में इसको हीट कराएंगे। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी जरूरी है। तो यहाँ देखो, जब मैंने सोडियम साइनाइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको, इसमें से मुझे Ag2 चाहिए, सिल्वर चाहिए मुझे, सल्फाइड को खत्म करना है मुझे, तो मैं सोडियम साइनाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसके साथ हीट कराऊंगी तो मुझे कॉम्प्लेक्स मिलेगा। देखो यहाँ पर जो होगा क्या एक्चुअल में मैं बताती हूँ कि जो ये सिल्वर है ना, जो आपको प्रिपेयर करना है, इस सिल्वर की जगह ये सोडियम ले लेगा और ये सिल्वर जो है ना यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व, खत्म हो जाएगा। तो देखो पहले इसमें डिसॉल्व हुआ NaAgCN2। ठीक है, साथ में बचा Na2S, यानी कि सल्फाइड और किसको छोड़ के, Ag को छोड़ के सीधा किस में चला गया, किसके साथ चला गया, सोडियम के साथ। ठीक, अब इसी की हम कराएंगे रिडक्शन। रिडक्शन में हमें जो है बिल्कुल प्योर सिल्वर मिलेगा। रिडक्शन किसकी कराएंगे हम, इसकी रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, तो देखो जो था आपके पास NaAgCN2, ये कॉम्प्लेक्स है। जब हम कॉम्प्लेक्स वाली यूनिट करेंगे उसमें बताऊंगी ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। जिंक की प्रेजेंस में इसको हीट किया तो होगा क्या, जो सिल्वर है ये बैलेंस कर लेना, 4 आएंगे, सिल्वर अलग हो जाएगा और आपका जिंक जो है वो सोडियम के साथ चला जाएगा, जिंक Cn होगा ना यहाँ, CN2। तो देखो कुछ भी नहीं इसमें, जैसे ही डिसोल्यूशन हुआ, डिसोल्यूशन में क्या होगा, जो आपका Ag है वो डिसॉल्व हो जाएगा सोडियम साइनाइड के साथ, किसकी फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, 4NaAgCN2। फिर इसी को हमने क्या किया, रिडक्शन करवाया, किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, सिल्वर की जगह ले लेगा यहाँ पे और सिल्वर को यहाँ से निकाल देगा। तो ये आपका सिल्वर निकल गया, जो मिला है हमें, प्रिपेयर हुआ है हमें, और ये आपका जो है कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सिल्वर की जगह जिंक चला जाएगा। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, लीचिंग। लीचिंग में क्या होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन और सेकंड स्टेप, जब डिसॉल्व होने के बाद कॉम्प्लेक्स बचता है, उस कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं हम, रिडक्शन, उस कॉम्प्लेक्स की रिडक्शन करते हैं। बस ये आपका लीचिंग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं इसी में। तो देखो ये 2 मेथड करेंगे आगे हम। तो देखो अब एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल में हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ओर। और ये क्यों यूज किया जाता है, यूज फॉर कन्वर्टिंग कंसंट्रेशन ओर टू क्रूड मेटल। जब देखो स्टूडेंट्स हमने शुरू किया था तो सबसे पहले था क्रशिंग।
क्रशिंग क्यों करते हैं हम, ताकि वो आगे कंसंट्रेशन में दिक्कत ना करे। इसमें चूर चूर कर देते हैं मेटल को, तो कंसंट्रेशन में इजी स्टेप हो जाता है। अब हम क्रूड मेटल की एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं, क्रूड मेटल क्यों बनाते हैं, क्रूड मेटल किसके साथ बनाते हैं, क्रूड मेटल हम रिडक्शन के साथ बनाते हैं। ठीक है, रिडक्शन के साथ क्रूड मेटल बनाते हैं। तो क्रूड मेटल क्यों बनाते हैं, जो आपका ये है ना कंसंट्रेशन और है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं क्रूड मेटल में। ठीक है, लास्ट में इसलिए करते हैं ये, ताकि हमें थोड़ा प्योर 97% तक 97% तक हमें जो प्योर मेटल है वो हमें क्रूड मेटल यानी कि रिडक्शन करने के दौरान मिल जाता है। जो बचा कुचा रहता है वो हम रिफाइनिंग, कल हम करेंगे रिफाइनिंग, तो उस रिफाइनिंग में खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमें प्योर मेटल मिलता है। तो देखो, रिडक्शन ऑफ ओर को दो तरह से हम रिडक्शन करा सकते हैं, एक तो रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। ठीक है, अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना। कभी देखा मम्मा बैंगन का भरता बनाते हैं, बैंगन को भूनते हैं, बस वही है रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग का क्या मतलब होता है, भूनना। ये इस तरह का प्रोसेस है जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्टेशन कर सकते हैं सल्फाइड ओर की। ठीक है, इनटू ऑक्साइड ओर। मान लो तुम्हें कोई ऑक्साइड ओर मिला, ठीक है, सॉरी, मान लो तुम्हें कोई ऐसा और मिला जिसके अंदर आपका सल्फाइड नाम की इम्प्योरिटी थी। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ये प्रोसेस। तो सल्फाइड ओर को चेंज करता है ये ऑक्साइड ओर में। ठीक है, इसमें चेंज कर देगा ये। ठीक है, कैसे करेगा, इसको रोस्ट करेंगे। मान लो जिंक सल्फाइड मिला था जो आपको, ठीक है, जो इम्प्योरिटी मिली थी, उसके ऊपर रोस्टिंग अप्लाई किया और वो ZnO बन गया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यहाँ पर डेफिनेशन ये बनेगी इसकी कि द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन नहीं आएगा यहाँ पे, कन्वर्टेशन, जो मर्जी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड ओर, यानी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करने के लिए हम रोस्टिंग लगाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंस किसकी होनी जरूरत है, प्रेजेंट एयर की होनी जरूरी है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में होना ये जरूरी है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और जो एयर है ना यानी O2 है ना, वो एक्सेस होनी चाहिए, एक्सेस यानी ज्यादा होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि ज्यादा प्रेजेंस होगी, एक्सेस ऑफ हमें एयर डालना पड़ेगा। देखो, रोस्टिंग है क्या, देसी भाषा में बता रही, रोस्टिंग का मतलब है भूनना। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा आप सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज कर दोगे। अब किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ। सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस O2, और सेकंड किस चीज की जरूरत पड़ेगी, नहीं सेकंड क्या है, यूज ओनली फॉर रिड्यूसिंग सल्फाइड ओर। और इसके लिए एक रिवर्बरेटरी फर्नेंस होती है, आपकी बुक में है, उसको देखना जरा आप। ठीक है, उसके अंदर कैरीड आउट होता है, ये कैरीड आउट बाय रिवर्बरेटरी फर्नेंस में इसका को हम कैरीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ओर को हीट किया जाता है, यहाँ पर भूना जाता है, इतना भूना जाता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम। और इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है ना उससे कम हीट होना चाहिए। अब मान लो ये आपका ओर है, ठीक है, इसके अंदर ये मेटल है,
ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया, इतना हीट कर दिया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो था 700, ठीक है, लेकिन आपने इसको हीट दे दी 800 की, तो ये सारा मेल्ट हो जाएगा, मेटल कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो थोड़ा कैसा होना चाहिए, जो बिलो होना चाहिए, और इज हीटेड बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 700 है तो आपको उस ओर को हीट करना है 400 पे या 500 पे, ठीक है, 7 से ज्यादा पे नहीं करना। लास्ट जो रहता है, आफ्टर रोस्टिंग और बिकम्स पोरस एंड ड्राई। रोस्टिंग करने के बाद यानी इसको भूनने के बाद जो ये आपका ओर है ना, ये बिल्कुल ड्राई और पोरस हो जाएगा और आपको मेटल मिल जाएगा जो कि आपका 97% तक प्योर होता है। तो देखो पॉज कर देती हूँ, इसको लिख लेना, आप जरूर नोट्स बनाना। देखो होता क्या, रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को किसमें चेंज किया जाता है, सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज किया जाता है। देखो क्या क्या होना चाहिए आपको, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस प्रेजेंस होनी चाहिए O2 की, रिड्यूसिंग सल्फाइड के लिए यूज किया जाता है ये, और रिवर्बरेटरी फर्नेस में इसका यूज किया जाता है, ओर को हीटेड किया जाता है बिलो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल से। आफ्टर रोस्टिंग और बिकम पोरस एंड ड्राई, रोस्टिंग के बाद जो ओर होता है वो पोरस और ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं हम कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन से पहले जो रोस्टिंग के एग्जाम्पल है वो कर लो। एग्जाम्पल रोस्टिंग का देखो आप, ZnS था, ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया, भूना आपने, रोस्ट किया, तो ZnO मिल गया आपको, ठीक है, और SO2 जो है, सल्फर जो है वो ऑक्साइड बन के रह गया आपका, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन जरूर लिख लेना। फिर करते हैं कैल्सिनेशन। तो देखो कैल्सिनेशन क्या होता है, ठीक है, कैल्सिनेशन जैसे आपका रोस्टिंग था, रोस्टिंग का क्या मैंने आपको अर्थ बताया था, भूनना, इसका अर्थ है भस्म करना, ठीक है। तो देखो कैल्सिनेशन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले द प्रोसेस कहाँ यूज होता है ये लिखेंगे सबसे पहले, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग प्रोसेस है ये, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर पे इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। और देखो सबसे मेन बात उसमें क्या था, प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस प्रेजेंस ऑफ एयर, इसमें है एब्सेंट ऑफ एयर, यानी कि एयर की एब्सेंस होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ एयर में, वो किसमें था, एक्सेस ऑफ एयर में। देखो यहां पर क्या क्या कंडीशन है, एक तो यही कंडीशन होगी इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि O2 की एब्सेंस होगी यहाँ पर। सेकंड कंडीशन है यूज फॉर, ये कहाँ यूज की जाती है, यूज फॉर रिड्यूसिंग कार्बोनेट को रिड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है, और हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड और, ठीक है, उनको उसके लिए रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसको रिड्यूस करने के लिए, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। और ये हाइड्रेटेड साल्ट जो होते हैं, जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, उसको मेटल ऑक्साइड में चेंज कर देता है, ठीक है। हाइड्रेटेड साल्ट जो होता है या मेटल कार्बोनेट होता है, उसको किस में चेंज कर देता है, मेटल ऑक्साइड में चेंज कर देता है, ठीक है। और ये भी सेम है बेटा, ये भी रिवर्बोरेटरी फर्नेस में यूज किया जाता है, इसको भी सेम है, ठीक है। मेन है इसकी ये ना, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, ठीक है, और ऑक्साइड बनाता है। देखो किसके लिए यूज किया जाता है, इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो कार्बोनेट का ले लेती हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो इसका यूज करके क्या करता है, मैंने आपको बताया कि कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज कर देता है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो CaO, देखो मेटल ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया, ठीक है।
ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट, उससे भी अगर हीट करेंगे तो ZnO और CO2 आपका मिल जाए। ठीक है, तो वहां यूज किया जाता है। तो देखो एक बार से रिपीट कर देती हूँ। कैल्सिनेशन क्या होता है? भस्म करना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओर को हीट किया जाता है काफी ज्यादा टेम्परेचर पे। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए वहां। यूज फॉर रिड्यूसिंग कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर, और इसका यूज किस लिए किया जाता है? कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर के लिए। हाइड्रेटेड साल्ट एंड मेटल कार्बोनेट चेंज हो जाते हैं आपके मेटल ऑक्साइड में। लेबोरेटरी फर्नेस का यूज किया जाता है। एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, हीट किया कैल्शियम ऑक्साइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग। तब तक के लिए थैंक यू।